गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अगस्त 15 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कुछ टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे जो दो टॉपिक रहेंगे वो इंडिया की इंडिपेंडेंस जो हमें मिली थी आज के दिन 15 अगस्त को 1947 को, उसके रिगार्डिंग रहेंगे। डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, और इंडिया ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे प्रोग्रेस किया है या नहीं किया है, दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। इसरो ने एक नए मिशन को यहाँ पे अनाउंस किया है और शायद बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च भी करने वाले हैं। इस मिशन के बारे में बात करेंगे, आदित्य L1। मॉनसून ब्रेक के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और जो ये रिपीटेड सा टॉपिक है तो ये यहाँ पे अपनी रिवीजन हो जाएगी। जो गवर्नमेंट ने अभी नया बिल इंट्रोड्यूस किया है अपने आईपीसी सीआरपीसी को चेंज करने के लिए। लेकिन सभी बच्चों को, सबको बधाई हो इंडिया के इंडिपेंडेंस डे की। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। 15 अगस्त 1947 को मिली थी हमें आजादी। और ये जो स्पीच है जो नेहरू जी ने दिया था, जिसे कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें बेसिकली बहुत समरी दी गई है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की, आगे हमें क्या करना है, कैसे जाना है, उसके बारे में बात किया गया है पूरा इसमें। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तो इन्होंने कहा है कि भैया काफी समय पहले हम लोगों ने अपने साथ एक वादा किया था, जब हम लोगों ने लाहौर के अंदर इंडिपेंडेंस डे की घोषणा की थी, राइट, और इंडिया का झंडा फहराया गया था। तो उस समय हम लोगों ने अपने से वादा किया था कि हम आजादी लेके रहेंगे, और फाइनली वो हमें मिल गई है। तो एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट, रात को 12 बजे डंके की चोट पे भैया, सीधी सी बात है, जब दुनिया सो रही होगी, इंडिया जागेगा। इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ऐसे मोमेंट हिस्ट्री में बहुत कम आते हैं, रेयरली आते हैं, राइट। जब हम लोग पुराने सिस्टम को तोड़ के नए सिस्टम के अंदर एंट्री करते हैं, जब किसी नेशन की जो आत्मा होती है, जो सो चुकी होती है, वो जागती है दोबारा से। क्योंकि आप बहुत लंबे समय से सप्रेस हो रहे हो, ब्रिटिश समय सप्रेस कर रहे थे, और आज आपको आजादी मिली है। तो ये हमें आजादी गंवानी नहीं है। हम लोगों ने डेडिकेशन के साथ जो है हमें अपनी इंडिया को सर्विस करनी है, जिस भी जो भी हम रहें। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाओ, मिलिट्री में जाओ, पुलिस में जाओ। जिस भी लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ करें। वही हमारे देश की जो है सर्विस है। खासकर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं समाज को, वो अगर ईमानदार रहेंगे तो उससे पूरे समाज के अंदर एक संदेश जाता है कि हमें भी ईमानदार रहना है, राइट। तो ये जो है स्पीच उन्होंने दी थी, बड़ी जबरदस्त स्पीच रही थी। हालांकि जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स की बात करते हैं हम लोग, तो कुछ ही जो है फ्रीडम फाइटर्स के नाम हमें याद रहते हैं। लेकिन जो हजारों लाखों लोग इस पूरी लड़ाई के अंदर जिनकी जान गंवा दी, जिन्होंने, उनके नाम किसी को पता नहीं है। जब, मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे 1857 के अंदर जब रिवोल्ट हुआ था, तो कुछ लोगों के नाम हमें याद हैं जिन्होंने लीड किया था, जो लड़े थे। लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद में जो हुआ उसे कोई याद नहीं रखता है। किस तरह से गांव गांव से कितने सारे लोगों को निकाल के उनको मार दिया गया, किसी को फांसी दे दिया गया, गोली मार दी गई। मिलियंस ऑफ लोगों को जो है मारा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा 1857 के बाद में। इसे कोई याद नहीं रखता है। ऐसा हर बार हुआ, खिलाफत के बाद भी ऐसा हुआ, राइट। हर मूवमेंट के बाद, क्विट इंडिया में मूवमेंट में तो बहुत सारे लोगों को मारा गया, लेकिन उन लोगों के नाम हमें याद नहीं है। लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो आज हमें पता है क्या है। उसका रिजल्ट, हमें इंडिपेंडेंस मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें वही होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज यहाँ पे रह गए, हमारा सिस्टम वही है जो पहले चलता था। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, बात वो नहीं है सिस्टम पहले चलता था वो नहीं चलता है। सिस्टम की जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर बात होती है। ब्रिटिश के अंदर जो ऑब्जेक्टिव था उनका सिस्टम का क्या था? सिर्फ इंडिया को एक्सप्लॉइट करना। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव उसको एक्सप्लॉइट करना नहीं है। हालांकि हमेशा बीच में कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे हर समाज में, जो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए लार्जर इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं, जो आज भी रहेंगे, आए पहले भी थे, फ्यूचर में भी रहेंगे। लेकिन ओवरऑल हमें लेसन लेना चाहिए कि हम जहां पे भी काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ काम करें और अपने नेशन बिल्डिंग के अंदर प्रोसेस करें। तो इसी के साथ सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की बधाई दोबारा से। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक पे। टॉपिक से पहले अनाउंसमेंट है थोड़ी सी। आप सबको पता है कि हमारा जो प्रयास प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया है, आंसर राइटिंग स्किल हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। 40 दिन का ये पूरा प्रोग्राम रहता है। शाम को 1 घंटे क्लास होती है। सिर्फ 5500 में हम इसको रखा है। इंडिपेंडेंस डे की कोई खास यहाँ पे कोई डिस्काउंट वगैरह को नहीं मिलने वाला है। ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड प्राइस पे ही दे रहे हैं आपको।
और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। साथ के साथ अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करनी है, डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए भी सेम व्हाट्सएप नंबर है, इस पे इंफॉर्मेशन आप पूरी ले सकते हो। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कर दी गई है, तो वो आपको बहुत एडेड बेनिफिट हो जाएगा। फाउंडेशन कोर्स के लिए भी सेम व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप वीकली करंट अफेयर को ज्वाइन करना चाहते हो, जो मैं लेता हूँ हर सैटरडे को, पूरे वीक का करंट अफेयर करते हैं हम लोग और प्रीलिम्स और मेंस के परस्पेक्टिव से, आप वो भी कर सकते हो। ये क्यूआर कोड आपको दिया हुआ है। हालांकि इस व्हाट्सएप के ऊपर भी आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो इस कोर्स के बारे में। चलिए जी, अब बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और पहले टॉपिक सोचा था अच्छी न्यूज के साथ शुरू करेंगे। चले ठीक है अच्छी न्यूज के साथ शुरू करते हैं। और अच्छी न्यूज ये है कि इसरो ने एक नया प्रोग्राम, एक नया मिशन लॉन्च करने की यहाँ पे बात की है। और इस मिशन का नाम है आदित्य L1। ये हम लोग लॉन्च करने वाले हैं टू स्टडी सन। ठीक है, तो ये उन्होंने लॉन्च किया है आदित्य L1 मिशन। ये हमारे इसरो का, हमारे देश का पहला अटेम्प्ट है सन को स्टडी करने का। इसमें L1 क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सन को स्टडी करना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, और क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे। उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टडी करेंगे, सोलर एमिशन जो होते हैं, सोलर विंड्स होती हैं, फ्लेयर्स होती हैं, कोरोना मास इंजेक्शन होता है, इन सब चीजों को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन क्यों, क्यों हमारे लिए सन इतना जरूरी है? वो जरूरी इसीलिए है क्योंकि हाँ, इंडिया अर्थ का जो वेदर है, हमारे यहाँ पे वो क्लाइमेटोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है यार, अर्थ के ऊपर जो एनर्जी का सोर्स है वो सन है। राइट, तो इसीलिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारा एनवायरनमेंट और वेदर सन के साथ, आप ये कह सकते हो सन को रेगुलेट करते हैं एक तरह से। हमारे यहाँ पे जो विंड चलती हैं, जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, जो सीजन्स चेंज हो रहे हैं, सब सन की ही तो देन है भाई। उसी से जीवन है। तो उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सन के ऊपर कई बार ना सोलर वेव्स भी चलती हैं, सोलर फ्लेयर्स चलती हैं, और वो हमारे सैटेलाइट सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकती हैं, या हमारे सैटेलाइट सिस्टम के लाइफ स्पैन को रिड्यूस कर सकती हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डैमेज कर सकती हैं। तो इसलिए सन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डैमेज हो गया तो पावर ब्लॉकआउट हो सकता है। यस, इट्स अ पॉसिबिलिटी, और हमारी पूरी अर्थ डिस्टर्ब हो सकती है। राइट, तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे सन को भी। राइट, लेकिन जो ये हम लोग सैटेलाइट, यूजली हम लोग जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं उसे कहाँ पे उसको सेटअप करते हैं? जैसे हमारी अर्थ है तो यहीं पे सेटअप करते हैं, या तो लो अर्थ ऑर्बिट में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, हाई अर्थ ऑर्बिट में। लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर, जैसे अभी स्टारलिंक क्या बात कर लीजिए। ठीक है, वो जो सैटेलाइट है इलोन मस्क वाली कंपनी के, वो लो अर्थ ऑर्बिट में है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है। उसके अलावा हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो ज्यादातर हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर होते हैं, अराउंड 35,000 किलोमीटर अबव द सरफेस। लेकिन ये जो मिशन होगा सन को, जो हम लोग करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ये मिशन बहुत ज्यादा दूर होने वाला है। जैसे हमारे यहाँ पे अर्थ है और ये हमारा सन है, अर्थ और सन के बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दोनों की ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है। देखिए, सन अर्थ को पुल कर रहा है, अर्थ सन को पुल कर रही है। तो एक जगह पे चीज ऐसी आती है जहां पे रिपल्शन अट्रैक्शन बराबर हो जाता है। उसे कहते हैं L1 पॉइंट, इसे लैंग्रीन पॉइंट भी कहते हैं। वहीं पे हम लोग इस आदित्य वन को सेट करने वाले हैं, क्योंकि L1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे से आप 24 घंटे आप सन की ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। और ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे आपके सैटेलाइट को एक्स्ट्रा फ्यूल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, क्योंकि ये बैलेंस अपने आप ही हो जाता है। आप ना उधर जा रहे हो ना उधर जा रहे हो, तो आपको फ्यूल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो सैटेलाइट की लाइफ भी काफी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहां तक पहुंचना उतना आसान नहीं है, जैसे लैंग्रीन पॉइंट तक। ये लैंग्रीन पॉइंट हमारी अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो बहुत दूर है, बड़ा लंबा सफर तय करना है। लेकिन एक बार ये लंबा सफर तय आपने कर लिया, आप L1 में पहुंच गए, उसके बाद आपकी लाइफ इजी हो जाती है। आप आराम से 24 घंटे सन को ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि वहां पे सोलर एक्लिप्स वगैरह नहीं होते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण वगैरह वो सब वहां पे नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जोसेफी लुइस लैंग्री, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम यहाँ पे दे दिया गया है। क्या यहाँ पे दूसरे इस तरह मिशन भी है? ऑफ कोर्स यहाँ पे मिशन है।
पार्कर सोलर प्रोब यहाँ पे जो 2018 में लॉन्च किया गया था, हीलियोस 2 वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था, कई सारे मिशन भी वहां पे हैं। तो इंडिया का मिशन भी वहां पे जाने वाला है, L1 लैंगरिंग पॉइंट। थोड़ा सा अगर आपको सोलर सन के बारे में पढ़ना है तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। सन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कोरोना, फोटोस्फीयर, सनस्पॉट, क्रोमोस्फीयर, कोरोनल होल, कोर, रेडियो एक्टिव जोन, प्रोमिनेंस, कन्वेक्शन जोन वगैरह, वो सब सन के पार्ट होते हैं। थोड़ा अगर आप उसको पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। जैसे जब सोलर एक्लिप्स होता है तो जो हमारा पूरा सन होता है वो कवर हो जाता है मून के साथ। यस, अगर आपने सोलर सूर्य ग्रहण कभी देखा हो तो वो जब सूर्य पूरा कवर हो जाता है तो उसके चारों तरफ एक लाइट रहती है, उसे हम लोग कोरोना कहते हैं। ठीक है, वो बेसिकली सन का एक एटमोस्फेयर होता है कोरोना। आप जो है इस तरह से इसको कह सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो आप इसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं एक और न्यूज के ऊपर जो थोड़ी सी सैड न्यूज है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ये थोड़ा ऊपर मैं चेंज कर दूंगा फाइनल स्लाइड पे, डोंट वरी, कल वाला रह गया होगा। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लैंडस्लाइड के बारे में, लैंडस्लिप के बारे में। नहीं नहीं, ये हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं, और अगर आप हमारे एनालिसिस को लगातार देखते हो तो आपके पास लैंडस्लाइड वाले अच्छे खासे नोट्स भी हो गए होंगे। बट आज मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। हम लोग बात करने वाले हैं मॉनसून के बारे में, एक एस्पेक्ट ऑफ मॉनसून। मॉनसून क्या होता है वो आपको सबको अच्छे से पता ही है। जो विंड चलती है इंडियन ओशन की तरफ से इंडिया की तरफ, ठीक है, तो वहां पे मॉनसून आता है, तो यहाँ से विंड इस तरह से चल रही होती है। ठीक है, वो उसके बारे में डिस्कशन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। पिछले 10-15 दिन से जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर एक ड्राई स्पेल चल रहा है, मतलब बारिश नहीं हो रही है। इसे कहा जाता है ब्रेक इन द मॉनसून। तो मतलब मॉनसून थोड़ा छुट्टी पे चला गया है। जब हफ्ते 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बारिश नहीं होती है मॉनसून के दौरान तो उसे ब्रेक इन द मॉनसून कहते हैं। जब ब्रेक इन द मॉनसून होता है तो हिमालय के अंदर, हिमालयन स्टेट्स में काफी बारिश होती है। स्पेशली आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। कई जगह पे क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, 51 लोगों की यहाँ पे अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। बहुत सारे लोग हो सकता है भी डेबरी के नीचे जो है दबे भी हुए होंगे। एक अनफॉर्चुनेट सा जो है बहुत सारे लैंडस्लाइड वहां पे हुए हैं उत्तराखंड, हिमाचल में, ऋषिकेश में, देहरादून में। इवन जो हमारा IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो कॉलेज था, उसकी भी बिल्डिंग थी जो, वो भी काफी खराब हो चुकी है, मतलब धंस गई थी, वो भी टूट गई थी। तो वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो होता ही है। जब ज्यादा बारिश होती है तो लैंडस्लाइड तो एक कॉमन चीज है हिमालय के अंदर। लेकिन ब्रेक मॉनसून होता क्या है? देखिए, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने मॉनसून के माने जाते हैं एज पर IMD। लेकिन यहाँ पे बारिश लगातार नहीं होती है, बीच में कभी कभी 10-15 दिन का गैप आ जाता है, रेनफॉल नहीं होता है। उसे कहते हैं ब्रेक इन मॉनसून। ठीक है, देखिए, मॉनसून अगर आपने पढ़ा है तो एक कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़ा होगा जिसे हम लोग कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसे मॉनसून ट्रफ भी कहते हैं। बेसिकली एक लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है, जो मॉनसून के दौरान नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के अंदर सेट होता है। और जो यहां से विंड चलती हैं वो यहां तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। और जब ये विंड चलती हैं तो अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, इंडियन ओशन से मॉइस्चर कैप्चर करती हैं और उसको इंडिया के ऊपर रिलीज कर देती हैं। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो ट्रफ होती है ITCZ, ये गैंगेटिक प्लेन्स की बजाय थोड़ा सा नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये जो हम हिमालय के फुट हिल्स में शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर 2-3 डिग्री लैटिट्यूड। और उस केस को हम लोग कहते हैं, तब आता है ब्रेक इन द मॉनसून। जब मॉनसून का ब्रेक होता है तो गैंगेटिक प्लेन्स में ज्यादा बारिश नहीं होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, लेकिन हिमालय में बहुत बारिश होती है। और अगर हम ब्रेक को मॉनसून में देखोगे तो फ्लड आता है। लोग कई बार बड़े ना सरप्राइज होते हैं कि बारिश तो हो नहीं रही है, फ्लड क्यों आ रहा है? वो फ्लड इसीलिए आ रहा है क्योंकि जहां से रिवर ओरिजिनेट हो रही है ना भाई, पहाड़ी एरिया में, हिमालय में, वहां पे बारिश हो रही है, तो रिवर का वाटर वहां से आ रहा है, तो फ्लड बहुत ज्यादा आता है उस केस में। और हिमाचल उत्तराखंड में बारिश हो रही है, आपको जैसे कि पता ही है। इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ मानसून। लेकिन ब्रेक ऑफ मानसून का रीजन क्या है? इसके बेसिकली 2-3 रीजन होते हैं जनरली से। इसका सबसे पहला रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया, जब ITCZ थोड़ा सा नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, हिमालय की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो बारिश हिमालय में होती है रादर देन गैंगेटिक प्लेन्स। दूसरी चीज, देखिए, हमारे यहाँ पे आते हैं जी वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट में बारिश क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से जो मानसून विंड चलती हैं वो वेस्टर्न घाट के परपेंडिकुलर होती हैं, और जब वो वेस्टर्न घाट को हिट करती हैं तो बारिश करती हैं। वो नॉर्मल सिनेरियो होता है। लेकिन कभी कभी ये जो विंड है वो क्या करती हैं, पैरेलल
चलने लगती हैं परपेंडिकुलर की बजाय, तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। तो जब ये थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती हैं, हल्का सा पैरेलल हो जाती हैं, तो उस केस में वेस्टर्न घाट में रेनफॉल नहीं होता है। राइट, एक ये आपको चीज पता होना चाहिए। तो दो रीजन हो गए, आईटीसी जब ऊपर शिफ्ट हो जाता है तब, और जब विंड पैरेलल हो जाती है वेस्टर्न घाट के तब। उसके अलावा मानसून के दौरान जो हमारा बे ऑफ बंगाल होता है, यहाँ पे थोड़े डिप्रेशन भी क्रिएट होते हैं, थोड़े छोटे बेबी साइक्लोन, छोटे छोटे डिप्रेशन क्रिएट होते हैं, जो कि ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ चलते हैं और ईस्टर्न कोस्ट पे बारिश करते हैं। कभी मानसून के दौरान ये जो डिप्रेशन होते हैं वो या तो क्रिएट होते ही नहीं, या बहुत कम क्रिएट होते हैं। तो ये भी रीजन होता है इस ब्रेक इन मानसून का। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, 10-12 दिन का स्पेल होता है ये। उसके बाद वापिस ये जो ट्रफ होती है, मानसून ट्रफ, वो थोड़ा सा साउथवर्ड आ जाती है, जेनेटिक प्लेन्स पे दोबारा से आ जाती है, और फिर से बारिश हो सकती है। एक सीजन में दो ब्रेक भी हो सकते हैं, इस समय पहला ब्रेक चल रहा है। यूजली अगस्त के महीने में आपको ब्रेक देखने को मिलते हैं, और सितंबर के महीने में आपको ब्रेक देखने को मिलता है। यूजली जून और जुलाई में एज सच ब्रेक बहुत ही रेयर आते हैं, क्योंकि मनुष्य के पहले 2 महीने होते हैं तो बारिश अच्छी खासी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको मानसून के बारे में पता होना चाहिए था, मानसून ट्रफ क्या होता है और मानसून ब्रेक क्या होता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल के ऊपर। और एडिटोरियल के अंदर हम लोग दो तीन चीजें देखेंगे। डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है, और इसे हम लोग डायरेक्टली एडिटोरियल से ही पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बहुत कुछ था इस आर्टिकल के अंदर, और या बहुत कुछ अननेसेसरी भी था। तो जब अभी G20 का जब मीटिंग हुआ, तो G20 के मीटिंग में मोदी जी ने क्या कहा अपनी स्पीच में? उन्होंने कहा कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा G20 के डेलीगेट्स के सामने। तो क्या इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहना चाहिए? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, या इसमें कुछ सच्चाई भी है? उसके बारे में जो है शशि थरूर जी का आज ये एडिटोरियल आया है। अच्छा एडिटोरियल है, क्योंकि इसमें कुछ पॉलिटिकल नहीं है। यूजली क्योंकि कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आर्टिकल्स में पॉलिटिक्स जो है वो झलकती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है, एकदम न्यूट्रल सा है। यूजली ऐसा माना जाता है कि ग्रीस के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। अगर आप देखेंगे, जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो भी बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज से ही आया है। डेमो डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है। डेमो डेमो का मतलब होता है कॉमन पीपल, और क्रेटोस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ऐसा माना जाता है कि 508 507 बीसी के समय में एथेंस में, ग्रीस में, जो है कैलेस्थनीज नाम के एक फिलोसोफर थे, उन्होंने इस वर्ड का जन्म किया है, और इसलिए उनको फादर ऑफ एथियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। बट इंडिया के अंदर भी डेमोक्रेसी के बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, और दुनिया में और जगह भी मिलते होंगे। लेकिन इंडिया में क्योंकि जो रिटन लैंग्वेज है काफी पहले ही हम लोगों ने डिस्कवर कर ली थी, हमारे वेदास वगैरह बहुत पुराने हैं, उनके अंदर भी डेमोक्रेसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो देखिए क्या कहते हैं सर। सर ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज मोर कॉमन इन एंशिएंट वर्ल्ड देन मैनी बिलीव। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पुराने जमाने में डेमोक्रेसी नहीं होती होगी, सिर्फ राजा महाराजा होते होंगे, मोनार्क्स होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत, जितना हम लोग सोचते हैं ना, उससे ज्यादा डेमोक्रेसी थी पुराने जमाने में। ऋग्वेदा के अंदर मेंशन किया गया है अलग अलग लेवल पे, जैसे ग्रामीणी, ये टर्म आपको देखने को मिलेगी। अथर्ववेदा में भी, अथर्ववेद जो हमारा है चौथा वेद, वहां पे आपको सभा, समिति, बभापति, मतलब जैसे सभापति भी आप कह सकते हो, या फिर जो है सभासद, ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। सभा का मतलब क्या होता है भाई? पंचायत होता है। समिति का मतलब एक ग्रुप होता है। सभापति मतलब जो एक सरपंच टाइप का होता है। तो ये सब डेमोक्रेसी ही तो है। और मजे की बात यह है कि आजकल भी हम लोग इन्हीं वर्ड का यूज करते हैं, सभा, समिति, बैठक, है ना, पंचायत। तो ये हमारे वेदों के अंदर भी मेंशन है। हालांकि कोई ऐसा बहुत ज्यादा हमारे पास ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये दिखाता हो कि डेमोक्रेसी बहुत लार्ज स्केल पे इंडिया में थी। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे डेफिनेटली हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ करती थी। अम्बेडकर जी ने भी इसके बारे में काफी स्टडी किया है, लिखा भी है उन्होंने कई बार इस बारे में। और अम्बेडकर जी का यह कहना है कि बुद्धिस्ट एरा में, इंडिया में, जहां जहाँ पे बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, वहां पे आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, ऐसा अम्बेडकर जी ने जो है डिस्कवर किया था अपनी अपनी रिसर्च के अंदर। जैसे बुद्धिस्ट संघ की हम लोग बात करते हैं, संघा, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज होती हैं, जो जो बुद्धिस्ट जो जो ग्रुपिंग्स होती हैं,
संघ, संघ के अंदर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। उनका कोई एक लीडर नहीं होता था, जो लीडर होता था उसको चुना जाता था, इलेक्ट किया जाता था बाय वोटिंग मेथड। तो ये भी एक तरह की डेमोक्रेसी ही है। उसके अलावा जो है लिच्छवी जो किंगडम था नदल बिहार में, वहां पे तो रिपब्लिक थी, कोई राजा वाजा वहां पे होता नहीं था, राजा को जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता था। उसका जो मल्लाज जो डायनेस्टी थी कुशीनगर के आसपास थी, उस वजह जो वृज जो डायनेस्टी थी वहां पे भी, वैशाली वगैरह ये वाले एरिया में, वहां पे भी डेमोक्रेसी काफी नजर आती है। मतलब लिखा हुआ है प्रॉपर के रिपब्लिक कैसे इलेक्ट करेंगे, राजा की ड्यूटी क्या होंगी, किस किस को क्या क्या पावर्स होंगी, तो ये सब डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल हैं। तो ग्रीक्स का ये कहना कि भैया हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी पैदा हुई, वो सही नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल आप इंडिया में दुनिया भर के देख सकते हो। विजय पिताका की अगर हम लोग बात करें, जो थेरवाड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, उसके अंदर भी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। जो बिद्दु जो भिक्षुस होते हैं, जो मंक्स होते हैं, बुद्धिस्ट मंक, है ना, वहां पे भी जो है डिबेट, मोशंस, वोटिंग, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ ये कहना कि भाई सिर्फ इंडिया में और मतलब सिर्फ वहां पे डेमोक्रेसी थी, ऐसा तो नहीं है। इवन ग्रीक हिस्टोरियन है डियोडोरस सिकुलस, उन्होंने भी कहा कि जब अलेक्जेंडर इंडिया में आए, इन्वेजन उन्होंने किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया अलेक्जेंडर ने और उनके जो लोग थे कि इंडिया में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एग्जिस्ट करती हैं। वो सिर्फ ग्रीक में नहीं है, यहाँ पे भी है। वो भी सब वहां पे लिखा गया। तो गण संघ की हम लोग बात करते हैं। गण मतलब क्या होता है? लोग, जनता, डेमो, वही उसका मतलब होता है। तो एविडेंस हमारे यहाँ पे भरपूर मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी फाइनेंशियल में भी सब कुछ मिलता है। बट हर चीज इतनी ग्रीन ग्रीन नहीं होती है भाई। ठीक है, डेमोक्रेसी आज की टर्म में जिस तरह से हम लोग वर्ड का यूज करते हैं, उस तरह से वो डेमोक्रेसी वहां पे नहीं हुआ करती थी। ठीक है, डेमोक्रेसी थी बट इस लेवल पे नहीं थी। आज के समय में तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। उस पीपल के अंदर कौन है? उस पीपल के अंदर हर कोई है। उसके अंदर वीमन भी हैं, उसमें हर कास्ट के लोग हैं, हर रिलीजन के लोग हैं, सब कोई है। लेकिन पुराने जमाने में जो डेमोक्रेसी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वहां पे हर लोग इंक्लूड नहीं थे। कुछ ही लोगों के हाथ में वोटिंग पावर हुआ करती थी, जैसे दलित्स, अनटचेबल्स। दे वर नेवर अ पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन द रिपब्लिक्स। क्योंकि आप तो गांव से बाहर रह रहे हो, तो ना तो सभा का पार्ट हो ना समिति का पार्ट। आप तो अनटचेबल्स, तो गांव से बाहर रह रहे थे लोग, तो वो तो प्रोसेस का पार्ट नहीं थे। 50% पॉपुलेशन यानी कि वीमेन, दे डिड नॉट हैव एनी वोटिंग पावर। तो वो भी उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर थे। तो जब हम लोग एंशियंट ग्रीक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वहां पे भी जो स्लेव्स थे वो पूरी प्रोसेस से बाहर थे। और इंडिया में जो है दलित्स, अनटचेबल्स, वीमेन, वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर थे। तो डेमोक्रेसी उस समय की और आज की दोनों बराबर है। ना तो ग्रीक वाली डेमोक्रेसी परफेक्ट थी, ना आज वाली परफेक्ट है, ना इंडिया वाली परफेक्ट थी। राइट? हर जगह पे आपको वही नजर आएगा। जो पावरफुल थे उनके पास वोटिंग देने का अधिकार भी था, उनके पास भैया पावर थी। लेकिन बाकी के पास जो अनटचेबल्स थे उनके पास पावर नहीं। राइट? तो चाहे आप ग्रीक की बात करें, वहां पे स्लेवरी की बात करूं, इंडिया में जहां अनटचेबिलिटी तरीके की बात करूं, दोनों जगह पे यहाँ पे ये होता था। तो वो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे बताया है। नो सिंगल सोसाइटी कैन क्लेम क्रेडिट फॉर द डेमोक्रेसी। कोई एक सोसाइटी ये नहीं कह सकती डेमोक्रेसी मेरे यहाँ से आया है। डेमोक्रेसी कोई ऐसा चीज नहीं है कि भैया जैसे स्टीम इंजन है, अच्छा वो ब्रिटेन के अंदर डिस्कवर हुआ, उसके बाद वो दुनिया में गया, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वे ऑफ लाइफ होता है। जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्व हुए, वैसे वैसे जो गवर्नेंस का जो पैटर्न है वो भी इवोल्व हुआ। और ये कोई एक जगह पे इवोल्व होकर दूसरी जगह पे नहीं गया। हर सोसाइटी में अलग अलग तरह से डेमोक्रेसी के अलग अलग वर्जन जो है वो आए। ठीक है, तो ये इनका कहना है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ से पढ़ सकते हो जनरल साइंस के परस्पेक्टिव से। सिलेक्ट मैट्रिक्स ऑफ द इंडिया एट द 76, तो 76 इंडिपेंडेंस डे पे भाई कंपैरिजन किया गया है कि पहले इंडिया का लेवल क्या था, आज इंडिया का लेवल क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलर स्कीम के हिसाब से, जो ब्लैक आपको कलर नजर आएगा वो इंडिया के लिए है, ब्रिक्स के लिए जो है थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का है, G7 के लिए ब्लू है, इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए थोड़ा पर्पल है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए थोड़ा सा ग्रे है। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो। अब ये देखिए जरा पहला चार्ट क्या कहता है। ये जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात करता है 26 कंट्रीज। जिस 26 कंट्री में कुछ ब्रिक्स कंट्री आ गई,
और अपनी G20 कंट्रीज आ गई। अब यहाँ से वो कंपैरिजन कर रहा है। 1960s में अगर आप देखें, पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करें, तो ये इंडिया और पाकिस्तान, जो क्योंकि ब्लैक वाला इंडिया का है, देवर ऑन द सेम लेवल। इंडोनेशिया जो है इंडिया से थोड़ा पीछे था, नेपाल भी जो है इंडिया से थोड़ा पीछे था, चाइना भी जो है इंडिया के लगभग बराबर ही हुआ करता था। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो येलो वाला, एक मिनट, जो ये आपको येलो नजर आ रहा है, ये आपको चाइना का, तो इंडिया चाइना पाकिस्तान, ठीक है, एक ही लेवल पे एग्जिस्ट किया करते थे 1960s में। साउथ अफ्रीका जो है काफी बेटर था। यहाँ पे देखें, यूएस से तो शुरू से ही काफी आगे है, यूके यूके भी ऑफ कोर्स काफी आगे रहा। G7 कंट्रीज तो डेफिनेटली काफी आगे ही थी। 2022 में लेवल कहाँ है भैया? 2022 में देखिए इंडिया कहाँ है, यहाँ पे चला गया। पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो गई हमारी। साउथ अफ्रीका अगर आप देखें, वो यहाँ पे है। पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे रह गया, नेपाल भी थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन इंडो एशियन ने जो है, जो पहले इंडिया से पीछे हुआ करता था, उसने टेक ओवर कर लिया है। और चाइना तो बहुत ही आगे चला गया। पहले चाइना हमारे बिल्कुल बराबर हुआ करता था, अब चाइना देखिए कितना दूर चला गया है। यूएसए और यूके तो बहुत ही आगे निकल गए। राइट, तो ये थोड़ा सा पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आप देख सकते हो। अगर आप 1960, 75 और 2021 को कंपैरिजन करो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे क्या हाल है? वहां पे हालत काफी खराब है, पहले भी खराब थी, आज भी खराब है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है आफ्टर बर्थ। आप यहाँ पे देखें, इंडिया आज यहाँ पे, इंडिया आज जो है यहाँ पे, उस समय इंडिया यहाँ पे हुआ करता था। मतलब आज इंडिया में जो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो 32 के आसपास है। 1960 और 75 के बीच में वो हुआ करती थी 152 के आसपास। तो काफी कम तो हुआ है, लेकिन हमारे देश के कंपैरिजन में दूसरे लोगों का भी तो कम हुआ है। राइट। अब पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया से ज्यादा थी, हालांकि पाकिस्तान में तो अभी भी ज्यादा ही है इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए। ठीक है। और G7 कंट्री को देखें, वहां पे ऑफ कोर्स पहले से बेटर थी। ये सिचुएशन आज भी वहां पे बेटर है, ऑलमोस्ट जीरो के जीरो ही है। आप ये समझ लीजिए वहां पे तो। नेपाल जो है, उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी काफी ज्यादा हुआ करती थी इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन आज उन्होंने इंडिया को पछाड़ दिया है और उनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया से बेटर है। हालांकि मैं ये कंटेंट यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि नोट ज्यादा वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। एचडीआई की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, वहां पे हमारी क्या हालत है? 31st लेवल पे है भैया हम लोग, आज के टाइम पे रैंकिंग जो हमारी है। लेकिन यहाँ पे हमारी रैंकिंग कोई खास इंप्रूव नहीं हुई है, जैसी हालत हमारी पहले थी आज भी वैसी है। 1950s की अगर बात करें, तो देखिए इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पे थे, नेपाल यहाँ था, सऊदी अरेबिया की काफी कम थी इंडिया से एचडीआई में। लेकिन अब सऊदी अरेबिया का आज देखें तो हमसे बहुत ज्यादा आगे चला गया है। और नेपाल पाकिस्तान तो खैर अभी भी थोड़ा सा पीछे ही है, फिर लेकिन नेपाल पाकिस्तान से हम लोग क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ये भी तो बड़ी बात है। कंपेयर करना चाहिए इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ। वहां अगर उससे कंपेयर करें तो इंडिया में कोई ज्यादा सुधार यहाँ पे आया नहीं है पिछले 70-75 सालों में। हर मैट्रिक्स पर आप देख सकते हो। वीमेन पार्टिसिपेशन की बात करें, तो यहाँ पे इंडिया यहाँ स्टैंड करता था। जापान एक ऐसा कंट्री है G7 कंट्रीज के अंदर जिस जहां पे वीमेन रिप्रेजेंटेशन पहले भी कम था, आज भी कम है। श्रीलंका में भी वीमेन रिप्रेजेंटेटिव काफी कम यहाँ पे नजर आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा जर्मनी वगैरह ये कंट्री तो खैर पहले से बहुत आगे थे ही वीमेन रिप्रेजेंटेशन के मामले में। तो ये थोड़ा अगर आप मैट्रिक्स देखें, तो ओवरऑल अगर आप ये पढ़ने बैठोगे ना, आपको लगेगा कि इंडिया ने पिछले 70-75 सालों में अपने कंपैरिजन से, ऑफ कोर्स अगर हम लोग खुद की परफॉर्मेंस देखें तो काफी इंप्रूव किया है। लेकिन अगर अपने आस पड़ोस से कंपेयर करें, G20 कंट्री से कंपेयर करें, तो इंडिया का स्टैंडर्ड जो है बेसिकली वो गिरा ही है, थोड़ा बहुत इंप्रूव नहीं हुआ है अगर उनसे कंपेयर करें। हाँ, खुद से अगर देखें तो ऑफ कोर्स इंप्रूव हुआ है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए जी, द न्यू बिल टू ओवरऑल क्रिमिनल लॉ, ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं, तो ये थोड़ा सा रिवीजन ही रहेगा, इसमें कुछ नया सच नहीं है। तो हमारा जो सीआरपीसी था, हमारा जो आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, और हमारा जो इंडियन एविडेंस जो कोड था, उसको हम लोगों ने चेंज किया है। इंडियन पिनल कोड को चेंज कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता के साथ, क्रिमिनल को कर दिया गया नागरिक सुरक्षा के साथ, और एविडेंस को कर दिया गया भारतीय साक्ष्य बिल के साथ। तो सरकार ने जब ये डिसीजन लिया और इसे इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट के अंदर, मोस्ट कई सारे लोग ना ऐसे सरप्राइज रह गए, शौक रह गए कि ऐसा कैसे कर सकती है सरकार।
इतने सालों से जो 150 170 सालों से चला आ रहा है सिस्टम, उसको सरकार कैसे चेंज कर सकती है? सरकार ने कहा देखो भाई, ये आज की बात नहीं है, ये काफी पुराना प्रोसीजर है। हम लोगों ने 2020 में होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग थे जो पिछले 2-3 सालों में इस पूरी चीज को स्टडी कर रहे थे कि क्या इंडिया में आईपीसी सीआरपीसी चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस कमेटी की रिकमेंडेशन में हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस कमेटी को थोड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसके अंदर वीमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इसके अंदर जो है अलग अलग लेवल पर रिप्रेजेंटेशन नहीं था, बट स्टिल काफी जाने माने लोग इस कमेटी के अंदर थे और उन्होंने इस कमेटी को स्टडी किया है। और इस कमेटी के जो रिकमेंडेशन है वो काफी इंडिपेंडेंट है, सरकार का उसके ऊपर कोई खास कंट्रोल नहीं था, और इसके बाद ही सरकार ने इनको इंट्रोड्यूस किया है। तो कुछ चीजें तो ऐसी इंटरेस्टिंग हैं इसके अंदर जो कि हमें पढ़नी चाहिए, ऑफ कोर्स थोड़ा उसके बारे में पता भी होना चाहिए। जैसे सेडिशन एक्ट है 124A, इसकी काफी काफी ज्यादा न्यूज में रहता था इसके मिसयूज को लेके। सरकार ने कहा कि भैया सेडिशन लॉ को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, नाउ देयर वुड नॉट बी एनी सेडिशन लॉ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोविजन खत्म हो गए हैं। सेडिशन लॉ जो पहले सेक्शन 124A में था, अभी उसे सेक्शन 150 कवर करेगा। इवन सेडिशन के अंदर जो इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन था, वो भी हम लोगों ने काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया पहले से। मतलब सेडिशन वर्ड को हटाया है, लेकिन प्रोविजन आज भी वैसे के वैसे ही हैं, कोई ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ा है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे और चीजें देखें जो हम लोगों ने यहाँ पे चेंज की हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, गैंग रेप की जो पनिशमेंट है वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की है, और उसके लिए 20 साल की इंप्रिजनमेंट और लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है। जो रेप ऑफ माइनर है, यहाँ पे डेथ पेनल्टी का प्रोविजन दिया गया है। और कई सारे कानून ऐसे हैं जहाँ पे जेंडर न्यूट्रल जो है उसको बना दिया गया है। एक और जो नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे है वो है मॉब लिंचिंग को लेके, जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ डायरेक्टली। मॉब लिंचिंग को लेके कैपिटल पनिशमेंट तक का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। लाइफ इंप्रिजनमेंट 7 इयर्स हो तो ऑफ कोर्स यहाँ पे है ही। उसके अलावा अगर आप किसी से झूठा वादा करके, किसी लड़की से झूठा वादा करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हो, धोखा करते हो, तो उसको भी जो है यहाँ पे क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। पहले इसके लिए भी डायरेक्ट प्रोविजन हमारे पास थे नहीं। सेक्शन 90 था जो आईपीसी वाला, या उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते थे। सेक्शन 375 वाला है रेप वाला, उसको करते थे। लेकिन ये वाला प्रोविजन बिल्कुल नया ऐड किया गया है कि अगर आप मैरिज का झांसा देके, शादी का झांसा देके किसी के साथ फिजिकल रिलेशन अगर आप बनाते हो तो वो इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। हालांकि मैरिटल रेप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। वो थोड़ी सी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपकी वाइफ 18 साल से ज्यादा की एज है उसकी, और उसकी मर्जी के बिना अगर आप फिजिकल इंटरकोर्स करते हो, दिस इज स्टिल नॉट कंसिडर्ड एज अ रेप अंडर दिस न्यू एक्ट ऑल्सो। तो ये कुछ चेंजेस जो है इन्होंने यहाँ पे किए हैं। उसके अलावा अगर कोई अक्यूज, मतलब कोई विक्टिम अगर है, अगर वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो ये मैंडेटरी कर दिया गया कि उसकी जो एफआईआर की कॉपी है वो अक्यूज को भी मिलेगी और विक्टिम को तो मिलेगी ही मिलेगी, दोनों को मिलनी चाहिए। पहले अक्यूज को एफआईआर की कॉपी देना मैंडेटरी नहीं हुआ करता था। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के प्रोविजन जो है यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। तो ये, और जो एविडेंस कलेक्ट करने का जो तरीका है पहले अलग हुआ करता था, अभी तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो आइरिस स्कैन, बायोमेट्रिक स्कैन, आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ कुछ प्रोसीजर जो है इस नए बिल के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और तो लोकसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। लेट्स सी कि आगे राज्यसभा में जब ये जाएगा या पास होगा, या सरकार इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजेगी कि नहीं भेजेगी, वो एक अलग देखने वाली बात रहेगी। बट फिलहाल ठीक है, मतलब इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया है रिव्यू के लिए। अब वो कितना समय लेती है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, वो देखने वाली बात है। उसमें 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, और हो सकता है इलेक्शन के बाद जब नई सरकार आए तो वो उसके ऊपर बात करे। अगर सेम गवर्नमेंट आएगी तो ऑफ कोर्स वो उसको इंट्रोड्यूस करी जाएगी। अगर हो सकता है कि अपोजिशन, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है या अपोजिशन कोई और सरकार आती है, तो उस पर थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन इस चीज की रिक्वायरमेंट काफी समय से थी कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए हैं कानून हैं उनके अंदर चेंजेस होने चाहिए। तो वही है आज के लिए। आई थिंक हम लोगों ने सारे आर्टिकल को ठीक ठाक सा डिस्कशन कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही थी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।